हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में और कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर के बारे में, जो एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट अभी 5 अगस्त को हुआ है और हम सबके लिए ही प्राउड फील करने का मोमेंट है। बट यहाँ पर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या ये एक्चुअली हमें प्राउड फील करने का मोमेंट है या नहीं है, और इसी चीज़ को हम इस वीडियो में पता करने की कोशिश करेंगे। तो अयोध्या टेम्पल जो है, जिसको अब बनाया जाएगा, कहा जाता है कि वो 1528 में एक मॉस्क के रूप में तैयार था, जिसको कि मीर बाकी ने बनाया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेम्पल टू मॉस्क या मॉस्क टू टेम्पल, किस तरफ बढ़ रहे हैं हम? क्या हम एक मंदिर से मस्जिद बना रहे हैं या मस्जिद से मंदिर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? और यही जो है एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाला है हमारी खुशी पे। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो 1528 में जब मीर बाकी, जो कि बाबर के बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल थे, उन्होंने एक मॉस्क को क्रिएट किया था अयोध्या में, जो डिस्प्यूटेड लैंड था वहां पर। तो ऐसा कहा जाता है कि इस डिस्प्यूटेड लैंड पे पहले एक टेम्पल था, जिसको डिमोलिश करके ये मस्जिद बनाया गया, ऐसा कहा जाता है। अब इस केस की रेलेवेंस क्या है? इस केस की या इस इशू की सबसे बड़ी रेलेवेंस तो ये थी कि ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और सोशियो रिलीजियस इशू बना। हिस्टोरिकल इशू तो ये था ही था, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और सोशियो रिलीजियस इशू भी बना ऑफ डिबेट। और जो दूसरी खास बात इसकी थी वो ये थी कि ये सेकेंड लॉन्गेस्ट चलने वाला केस था विद इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सो ऐसा क्यों कहती हूँ मैं? क्योंकि 500 साल लग गए इस चीज का जजमेंट आने में, स्टिल ये सेकेंड लॉन्गेस्ट था। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इसके कुछ फैक्ट्स थे। सो 1853 से 1859 में इस एरिया में बहुत ज्यादा राइट्स हुए थे। जब 1528 में ये मॉस्क क्रिएट किया गया, तो उसके बाद 1853 से 1859 में ये एक राइट्स का पार्ट बना। क्यों? क्योंकि हिंदूज भी इस लैंड को क्लेम कर रहे थे एज देयर ओन एरिया ऑफ वर्शिप, और मुस्लिम्स भी इसे क्लेम कर रहे थे एज देयर ओन एरिया ऑफ वर्शिप। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम जो इंडिया था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो ब्रिटिशर्स के अंडर था। सो ब्रिटिशर्स के अंडर होने की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं वो भी ब्रिटिशर्स ने ही लिए। और ब्रिटिशर्स ने क्या डिसीजन लिया? उन्होंने इस टेम्पल को या इस मॉस्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इस एरिया के, इस डिस्प्यूटेड लैंड के 2 पार्ट्स हैं, एक है इनर पार्ट और एक है आउटर पार्ट। तो जो इनर पार्ट है वहां पर मुस्लिम्स वर्शिप करेंगे नेचुरली, क्योंकि वो एक मॉस्क है अभी फिलहाल। और आउटर पार्ट जो है वहां पर एक प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है जहां पर हिंदूज जो हैं वो वर्शिप करेंगे। और ये चीज दोनों ही पार्टीज को एक्सेप्टेड थी, हिंदूज को भी और मुस्लिम्स को भी। बट बहुत ही जल्दी 1885 में रघुवर महंत दास, उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो प्लेटफॉर्म है हम वहीं पर वर्शिप करेंगे, लेकिन एक रूफ बनाने की परमिशन जो है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें एक रूफ बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म था वो मंदिर प्रमाइसेस के बाहर था, मॉस्क प्रमाइसेस के बाहर था, यानी जो वो डिस्प्यूटेड एरिया था उसके प्रमाइसेस के बाहर था। तो वहां पर हमें एक रूफ बनाने की परमिशन जो है वो मिलनी चाहिए। अब इस ये जो बात आई थी, दिल से निकली थी, उसको डिनाई कर दिया गया बाय द कोर्ट। उन्होंने कहा आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, और जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कुछ 75 इयर्स तक जो स्टेटस को था वो मेंटेन्ड था, वैसा ही रहा। लेकिन 1949 दिसंबर में कोई ऐसी चीज हुई जो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जी के आइडल्स जो है वो मॉस्क के अंदर से निकले अपने आप। हाउएवर ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों ने जाकर के वो आइडल्स जो है वो मॉस्क के अंदर प्लेस कर दिए। अब क्योंकि वो जो सेंट्रल प्लेस थी जहां पर मुस्लिम्स वर्शिप करते थे, वहां राम के आइडल्स रख दिए गए थे, तो ये अगेन डिबेट का
कारण बना। हिंदूज जो है वो कहने लगे कि अब हमें अंदर जाकर के वर्शिप करना होगा। क्यों? क्योंकि अब ये हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप भी बन गया है, हमारे आइडल को प्रेमाइसेस में रख दिया गया है। इस लड़ाई को बढ़ता देख जो कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि प्रेमाइसेस को बंद कर दिया जाए, ना वहां पर हिंदूज जाएंगे ना वहां पर मुस्लिम्स जाएंगे। सो ये प्रेमाइसेस जो है उसको क्लोज करने के ऑर्डर्स दे दिए गए। अब जब प्रेमाइसेस क्लोज हो गए और धर्म के नाम पर वैसे भी कुछ भी होता है, तो मेन चीज थी अपने डीटी की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना। सो उस चीज को रखने के लिए ये एक ईगो इशू बनता चला गया। सो प्लेस ऑफ वर्शिप प्लेस ऑफ ईगो बन गया फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और दोनों ही जो हैं वो अपनी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में लग गए। और उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे सिविल केसेस जो हैं वो कोर्ट में डाले गए। जो पहला केस था वो 1950 में डाला गया, और उसके बाद धीरे धीरे 2 केसेस जो हैं वो डाले गए, रामलला विराजमान की तरफ से और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। हिंदू विश्व परिषद ने बहुत ज्यादा कोशिशें की कि ये सारी चीजें कोर्ट के बाहर जो है वो सेटल की जा सके। तो जहां एक तरफ सिविल केसेस फाइल किए जा रहे थे, दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद जो है वो कोशिश कर रहा था कि इस मैटर को कोर्ट के बाहर ही सॉर्ट आउट किया जाए। धीरे धीरे एक बहुत ही चौंकाने वाला इंसिडेंट जो है वो सामने आया। फैजाबाद कोर्ट ने 1986 में हिंदूज को परमिशन दे दी कि वो अंदर जाकर के वर्शिप कर सकते हैं। सो जो एरिया अभी तक क्लोज कर दिया गया था फॉर बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज, वहां पर हिंदूज को प्रेयर ऑफर करने की परमिशन दे दी गई। अब ये एक और डिस्प्यूट का कारण बन गया था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स ने अपनी एक एक्शन कमेटी जो है वो फॉर्म की इस रिगार्ड में। उसके बाद एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसने इस पूरे सोशियो रिलीजियस इशू को पॉलिटिकल इशू बना दिया। 1990 में एडवाणी जी ने जो है सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली इन सपोर्ट ऑफ राम टेम्पल। अब ये जो रथ यात्रा थी इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था मुस्लिम सेंटिमेंट्स को, और धीरे धीरे 1992 में गवर्नमेंट के कंट्रोल लेने के बाद इस एरिया को कुछ कर सेवक ने जाकर के जो मॉस्क था उसको डिमोलिश कर दिया। अब जो है ये एक राइट्स को प्रोवोक करने वाला इशू जो है वो बन चुका था। सो धीरे धीरे जो चीज एक प्रेयर ऑफरिंग्स से शुरू हुई वो केस में आई, और केस से लेकर के वो एक राइवलरी में बनती चली गई, यानी मोर एंड मोर ऑफ ईगो क्लैशेस जो है वो इस चीज में ऐड होते चले गए। अब क्या हुआ, इस टाइम कांग्रेस जो है वो पावर पर थी जब कर सेवक्स ने डिमोलिश किया था मॉस्क को। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और नरसिम्हा राव जी ने जो है सजेस्ट किया कि यहाँ पर एक मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम बनना चाहिए। तो इस पूरे एरिया को लेकर के हम ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पर बना देंगे, पर बीजेपी ने इस चीज को डिनाई कर दिया। और उसके बाद जब बीजेपी पावर पे आई 2002 में, तो वाजपेयी जी ने इस इशू पे काम करना शुरू किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का जो बेंच है वो बैठा, और उसने क्या बोला कि अब हम इस चीज को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, जो अभी तक एक डिस्प्यूटेड लैंड था उस पे हम सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बैठेगा और वो पता लगाएगा कि क्या ट्रेसेस रहे हैं, क्या हिस्टोरिकल ट्रेसेस रहे हैं, क्या वाकई ये एक राम जन्मभूमि थी जिसको तोड़ करके मीर बाकी जी ने जो है मंदिर मॉस्क बनाया, और फिर मॉस्क तोड़ करके अब हम टेम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया कि जो इसके हिस्टोरिकल ट्रेसेस हैं उनको देखा जाए और फिर पता लगाया जाए कि ये एक्चुअली है क्या। बट इन द मीनवाइल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक रामलला विराजमान को दे दिया, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया, और एक निर्मोही अखाड़ा को दे दिया। बट 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस
जुरिस्डिक्शन को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, तीनों ग्रुप्स को हम ये नहीं दे सकते पावर कि वो अपना अपना जो एरिया है वो ले लें। और उसने उस टाइम जो है ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, 5 जजेस का बेंच बैठा। बहुत सारी मीडिएशन सेल के थ्रू कोशिश भी की गई 2019 में कि इस चीज को सॉल्व किया जा सके, और मीडिएशन सेल ने भी जो है अपनी रिपोर्ट दी। मेन एजेंडा जो था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ वो मांगा था तीनों ही पार्टीज से, यानी रामलला विराजमान से भी, निर्मोही अखाड़ा से भी और सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी। तीनों से ही जो है वो उन्होंने इस चीज की डिमांड की थी कि आप अपना जो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ है, यानी अगर आपको ये चीज नहीं मिलती जो आप मांग रहे हैं तो आप क्या ऑल्टरनेटिव चाहेंगे, ये जो है तीनों ही पार्टीज से पूछा गया और उस चीज को नोट किया गया। सो निर्मोही अखाड़ा जो है उन्होंने कहा कि आज तक हम आउटसाइड द प्रेमाइसेस प्रेयर करते आए हैं, तो हमें अब आउटसाइड प्रेमाइसेस की नहीं चाहिए परमिशन, वो तो हमारा ही एरिया है, हमें अब इनर जो पोजीशन है वो चाहिए, जो इनर एरिया है उसका पोजीशन चाहिए। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वहां पर क्या बोला कि नहीं, आपका आउटसाइड एरिया आपका है, आप अभी भी वहां प्रेयर कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मॉस्क है वो हमारा है और इनर पोजीशन जो है वो हमारा है। बट रामलला विराजमान कि इसमें जो व्यू पॉइंट्स थे वो बिल्कुल ही अलग थे। उन्होंने कहा कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखी जाए तो जितने भी मॉस्क की दीवारों पर, जो पिलर्स पर जो मोटिव्स मिले हैं, मोटिव्स यानी जो कारीगरी करी हुई है, वो जो है वो हिंदू ट्रेडिशन पे बेस्ड है। तो यहीं से पता चलता है कि यहाँ पर पहले एक राम मंदिर था। अब इस चीज को देखते हुए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के वो तीनों को दे देना चाहिए कुछ कुछ पार्ट, उसको अनसस्टेनेबल बताया। उन्होंने बताया कि तीनों ही इस चीज को नहीं चाहते हैं और ये चीज बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल है, तो ये जजमेंट बिल्कुल नहीं चल सकता। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे ही ना जाते हुए जो भी पुराने सोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास सबूत हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसीजन लेने वाले हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि इस चीज में कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो मुस्लिम्स हैं उनका मॉस्क वहां पर था और इसलिए इतने सालों तक उनको अपने रिलीजियस प्लेस से जो है वो दूर भी रखा गया है, तो उसका भी एक तरह से कंपेंसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो रॉन्ग डिसीजंस हैं या कुछ भी गलत जो चीज हो जाती है उसको रेक्टिफाई करता है, तो उसके थ्रू जो है उन्होंने 2.77 एकड़ लैंड जो राम जन्मभूमि का था वो राम लला विराजमान को दे दिया और 5 एकड़ ऑफ लैंड सेम टाइम अयोध्या में जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की बात की। एट द सेम टाइम, जिस टाइम उनको उस लैंड का पोजीशन मिलेगा, सेम टाइम जो है वो मुस्लिम्स को भी उस लैंड का पोजीशन मिलेगा। तो क्योंकि ये चीज मानी जाती है कि कोई भी कोर्ट केस हो तो वहां पर दोनों पार्टीज को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इसलिए बहुत कोशिश की गई कि इस चीज को आउटसाइड द कोर्ट जो है वो सुलझाया जा सके। बट बिकॉज ये चीज बाहर सॉल्व नहीं हो पा रही थी, इसलिए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। अब अगर मैं बात करूं इसके रिजल्ट की, तो इसका जो कॉन्क्रीट रिजल्ट होने वाला है वो हमें कुछ साल बाद ही देखने को मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ सोशियो रिलीजियस एलिमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की जो इमेज थी ड्यूरिंग द सेरेमनी जो 5 अगस्त को हुई है, उसमें उनको एक हिंदू किंग की तरह देखा जा रहा है और ये एक अटैक की तरह देखा जा रहा है टुवर्ड्स द सेक्युलर फैब्रिक बाय द मुस्लिम्स। वो कहते हैं कि वो एक हिंदू किंग की तरह इमर्ज हुए थे मुकुट पहनकर, जो कि अब एक इंडिया की सेक्युलर फैब्रिक, जो हम बार बार कहते हैं हम एक सेक्युलर कंट्री है, उस पर एक बहुत बड़ा अटैक है। बट एट द सेम टाइम जो हिंदूज हैं वो कहते हैं कि सरयू रिवर पर एक गोल्डन हिस्ट्री और गोल्डन फ्यूचर दोनों की नींव रखी गई है 5 अगस्त को। तो अब ये क्या है? अब ये एक सेक्युलर फैब्रिक को अटैक है या फिर एक
न्यू गोल्डन फ्यूचर की तरफ विजन है, ये सब तो हमें बाद में ही पता चलेगा। बट हाँ, एक चीज जो बहुत ही क्लियर होती है वो ये है कि अयोध्या एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर जरूर बनने वाला है, जिसके तरफ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी विजन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। बट एट द सेम टाइम जो सालों से चल रहा डिस्प्यूट था वो कहीं ना कहीं एक एंड पर आ गया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो होपफुली हमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो इस एरिया में देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ हमारी कंट्री में पीस भी आएगा और सारे रिलीजन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल करके रह पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।